जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे सारे। हम प्लेटो के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज हम प्लेटो की समाप्ति की ओर हैं। प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत, शिक्षा संबंधी सिद्धांत और इनके साम्यवादी सिद्धांत जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे, और उसमें हमने देखा था कि प्लेटो किस प्रकार संपत्ति और परिवार का साम्यवाद करता है। आज हम उनके एक सिद्धांत को पढ़ेंगे, प्लेटो का आदर्श राज्य सिद्धांत। यानी प्लेटो एक राज्य का सिद्धांत देता है जिसे वो अपना आदर्श राज्य कहता है। प्लेटो ये कहता है कि मेरी शिक्षा व्यवस्था, मेरी न्याय व्यवस्था, मेरे साम्यवाद के द्वारा एक ऐसा राज्य स्थापित किया जाएगा जो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होगा, सर्वगुण संपन्न होगा, जिसमें किसी प्रकार की आर्थिक, राजनीतिक असमानता नहीं होगी, सभी बराबर होंगे, सुखी होंगे। ऐसा एक राज्य की कल्पना प्लेटो अपने पुस्तक रिपब्लिकन में वो करता है। इसलिए कहता है, क्या कहता है? प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसका निर्माण कैसे हुआ? तो प्लेटो ये कह रहा है कि मेरा जो आदर्श राज्य है, मेरे इस आदर्श राज्य की स्थापना के 3 तत्व होंगे, यानी 3 वर्गों को मिलाकर के मेरा आदर्श राज्य बनता है। उस आदर्श राज्य के अंदर 3 वर्ग होंगे और वो 3 वर्ग हमें पहले पढ़ लिए। उन 3 वर्गों में होगा दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। इन 3 वर्गों की बात करता है। और आपको भी पता, हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इन तीनों वर्गों का निर्माण प्लेटो शिक्षा योजना के द्वारा करता है, कि शिक्षा के द्वारा ये 3 वर्ग बनाए जाएंगे। याद ये भी रखना कि प्लेटो इन दोनों वर्गों के लिए संयुक्त रूप से एक शब्द का प्रयोग करता है, जिसको वो संरक्षक वर्ग कहता है या अभिभावक वर्ग कहता है, गार्जियन कहता है। 2 वर्गों को मिलाकर के, इन्हीं 2 वर्गों के लिए ही वो संपत्ति और परिवार का साम्यवाद देता है। अब देखो क्या कह रहा है कि प्लेटो का निर्माण जो आदर्श राज्य है, वो आदर्श राज्य 3 तत्वों को मिलाकर, 3 वर्गों को मिलाकर के बना है, दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग से। फिर साहब दूसरी बात ये आती है कि प्लेटो का राज्य है, उसकी आधारशिला क्या है, यानी वो किस पे टिका हुआ है? तो हमारा आंसर आएगा, प्लेटो का आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय है। प्लेटो ये कहता कि मेरे राज्य में संपूर्ण रूप से न्याय रहेगी, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा, क्योंकि प्लेटो जिस प्रकार की व्यवस्था कर रहा है, साम्यवाद बता रहा है, उसमें कोई अमीर गरीब नहीं है। संपत्ति का साम्यवाद कर रहा है, शिक्षा की एक बहुत बड़ी और विस्तृत व्यापक योजना दे रहा है, जिसमें वो 6 साल से लेकर के 50 साल तक के बच्चों को पढ़ा रहा है। तो वो कहता है कि मेरे राज्य में क्या रहेगा? न्याय रहेगा। प्लेटो ने न्याय किसको कहा है? तो उसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। न्याय किसको बता रहा है? प्लेटो ये कह रहा है कि ये जो 3 वर्ग हैं, ये कह रहा है कि ये जो 3 वर्ग हैं, ये 3 वर्ग अपने द्वारा निर्धारित काम करें, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। अर्थात दार्शनिक वर्ग शासन का काम करे, सैनिक वर्ग रक्षा का काम करे और उत्पादक वर्ग कृषि, वाणिज्य और व्यापार का काम करे, पशुपालन का काम करे। ये तीनों एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप ना करे तो वो क्या कहलाएगा? न्याय कहलाएगा। तो आधारशिला क्या है? न्याय है। राज्य का आधार स्तंभ क्या है? यानी जिसके ऊपर आधार स्तंभ क्या है? जिसके ऊपर टिकी हुई, यानी राज्य का निर्माण प्लेटो किस पर करता है, किन चीजों पे करता है? तो प्लेटो राज्य का निर्माण का जो आधार तत्व है वह है शिक्षा व साम्यवाद। 2 चीजों पर प्लेटो का राज्य खड़ा है। प्लेटो जिस आदर्श राज्य की बात कर रहा है, उसकी नींव क्या है, उसका बेस क्या है, जिसके ऊपर प्लेटो ने अपना राज्य खड़ा किया है, राज्य रूपी भवन का निर्माण किया है। तो उसके आधार स्तंभ है, प्लेटो के राज्य, आदर्श राज्य की नींव है शिक्षा
और साम्यवाद। क्यों? क्योंकि शिक्षा के द्वारा वो राज्य में क्या कर रहा है, 3 वर्गों का निर्माण कर रहा है, जिसके आधार पर 3 वर्गों का निर्माण हुआ। शिक्षा के द्वारा ही वो दार्शनिक राजा की उत्पत्ति कर रहा है, यानी राजा बना रहा है। तो इस आधार पर शिक्षा और साम्यवाद। क्यों? क्योंकि ऊपर का जो संरक्षक वर्ग है, दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग है, वो उसके लिए किसकी व्यवस्था करता है? वो साम्यवाद की व्यवस्था करता है। कितने प्रकार के साम्यवाद की? वो 2 प्रकार के साम्यवाद की बात करता है। 2 प्रकार का साम्यवाद कौन सा? परिवार का साम्यवाद और संपत्ति के साम्यवाद की प्लेटो बात करता है। आदर्श राज्य की बागडोर किसको दे रहा है, यानी कि इस राज्य का शासन संचालन कौन करेगा? तो उसके लिए प्लेटो कहता है कि मेरे राज्य का शासन चलाएगा दार्शनिक राजा। प्लेटो ये कह रहा है कि मेरा जो आदर्श राज्य, जिस आदर्श राज्य की मैं स्थापना कर रहा हूं, मेरे उस आदर्श राज्य की जो बागडोर होगी, जो शासन संचालन करेगा, वो कौन करेगा? आदर्श राजा करेगा। अब आप कहोगे आदर्श राजा किसा कौन हो गया? तो आदर्श राजा के लिए हमने एक सिद्धांत दिया था, शिक्षा सिद्धांत, जिसमें हमने एक बात कही थी कि प्लेटो क्या करता है। प्लेटो 20 वर्ष पर एक परीक्षा लेता है और 20 वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए जो छात्र हैं, उन छात्रों को वो क्या बना देता है? उत्पादक वर्ग बना देता है। फिर उसके बाद में 35 वर्ष तक दूसरी परीक्षा होती है, उसमें वो सैनिक वर्ग बना देता है। उसके बाद जो 50 साल तक की जो व्यवहारिक शिक्षा करेंगे, सैद्धांतिक और व्यवहारिक शिक्षा पूरी करेंगे 50 साल तक, उनमें से ही क्या बनेगा? एक राजा बनेगा। जो राजा क्या होगा? सर्वगुण संपन्न होगा, पूर्णतः शिक्षित होगा, सर्वाधिक शिक्षक जो है वो होगा। क्यों? प्लेटो क्या कर रहा है? प्लेटो आदर्श राज्य की बागडोर दार्शनिक शासक के हाथों में होगी, जो क्या होगा? और जो याद रखना, ये जो दार्शनिक राजा होगा वो किस में से होगा? वो दार्शनिक राजा संरक्षक वर्ग में से होगा। यानी वो व्यक्ति होगा जिसने 3 प्रकार की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं और 50 साल का अध्ययन उन्होंने पूरा कर लिया, 50 साल की शिक्षा उन्होंने क्या कर ली है? पूरी कर ली है। तो बात ये होगी, तो दार्शनिक शासक जो होगा या राज्य होगा, वो काम क्या करेंगे? तो 4 बातें होंगी। आदर्श राज्य का निर्माण 3 वर्गों से हुआ है, सैनिक वर्ग, दार्शनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। आधारशिला क्या है? न्याय है। आधार स्तंभ क्या है? आधार स्तंभ क्या है? शिक्षा और साम्यवाद है। शासन चलाएगा कौन? दार्शनिक राजा। दार्शनिक राजा कहां से आएगा? दार्शनिक राजा संरक्षक वर्ग से आएगा, जो 50 साल का अध्ययन पूरा करता है। तो राजा काम क्या करेगा? यानी दार्शनिक राज्य या आदर्श राज्य के क्या कार्य होंगे? याद रखना, पहले के समय में राज्य और राजा एक ही हैं, राजा ही राज्य हैं और राज्य ही राजा हैं। तो प्लेटो ये कह रहा है कि वो काम आदर्श राजा, जिसको हम दार्शनिक राजा कह रहे हैं, और जो दार्शनिक राजा इस आदर्श राज्य को चलाएगा, उसके वो काम क्या करेगा? तो पहला काम तो ये होगा, प्रत्येक व्यक्ति को उसके योग्यता अनुसार कार्य सौंपना। यानी जो व्यक्ति जिस योग्य है, उस व्यक्ति को उसी प्रकार का कार्य सौंपना किसका काम है? आदर्श राजा या दार्शनिक राजा का काम है। उत्पादक वर्ग को कृषि संबंधी कार्य सौंपेगा, सैनिक वर्ग को रक्षा संबंधी कार्य सौंपेगा, और जो दार्शनिक वर्ग में जो उनके नीचे होगा, उनको शासन के विभिन्न अंगों में बंटवारा कर देगा कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का कार्य करेगा। ये कार्य विभाजन, यानी प्लेटो का ये सिद्धांत है, वो कार्य विभाजन पर आधारित है। और प्लेटो क्या कर रहा है? कार्य विभाजन कर रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कार्य करे, अपनी योग्यता अनुसार कार्य करे। दूसरा काम क्या करेगा? प्लेटो ये कह रहा है कि राजा शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखेगा। जो शिक्षा व्यवस्था, कितने वर्षीय शिक्षा व्यवस्था है? 50 वर्षीय शिक्षा व्यवस्था है। कितने भागों में बांट रहा है? 3 भागों में बांट रहा है इस शिक्षा व्यवस्था को। जो 3 भागों में 50 वर्षीय शिक्षा व्यवस्था की बात प्लेटो कर रहा है, उस शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखना किसका काम है? राजा का काम है। इसके अलावा राजा का और काम का क्या है? तो प्लेटो ये कह रहा है कि आय की, राज्य में आय की असमानता जो है, उस आय की असमानता को रोकना किसका काम होगा? राज्य की। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आया होगा कि आय की असमानता कहां आ गई, जबकि प्लेटो तो साम्यवाद की बात कर रहा है।
वो तो इस संपत्ति का साम्यवाद का सिद्धांत देता है। तो याद ये रखना है कि संपत्ति का साम्यवाद प्लेटो जो देता है वो सिर्फ संरक्षक वर्ग के लिए दे रहा है, वो दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए क्या कर रहा है, साम्यवाद दे रहा है संपत्ति का, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं दे रहा है। उत्पादक वर्ग को वो परिवार और संपत्ति दोनों की छूट दे रहा है। तो उत्पादक वर्ग एक बड़ी संख्या में, अगर उसको पूरी तरह से छूट दे दी जाएगी तो क्या होगा, इस निम्न वर्ग में, उत्पादक वर्ग में अमीरी और गरीबी का भेदभाव होगा, और अमीरी और गरीबी का भेदभाव होने से क्या होगा, ये आपस में ही लड़ने लग जाएंगे। इसलिए आय की असमानता को रोकना किसका काम है, राज्य का काम है। और क्या काम है, धर्म को राज्य के नियंत्रण में रखना। यानी कि उस समय धर्म राज्य को नियंत्रित कर रहा था, यानी धर्म के अनुसार राज्य चल रहा था, लेकिन प्लेटो ये कह रहा है कि धर्म के अनुसार राज्य नहीं चलेगा, राज्य के अनुसार धर्म चलना चाहिए। धर्म क्या करेगा, किस क्या नहीं करेगा, ये राज्य तय करे, ना कि कौन तय करे, धर्म तय करे। ठीक है। अब देखो, प्लेटो अपने राजा पर, अपने दार्शनिक, सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखना है, प्लेटो अपने राजा या दार्शनिक शासक पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता है। यानी प्लेटो का यह मानना है कि मेरी बनाई गई शिक्षा व्यवस्था, जो 50 वर्षीय शिक्षा व्यवस्था है, उस 50 वर्षीय शिक्षा व्यवस्था को यदि कोई व्यक्ति पूर्ण करता है और उसको पूर्ण करने के बाद कोई राजा बनता है तो उसके अंदर कोई अवगुण होंगे ही नहीं, उसमें किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं होंगी, वो तो सर्वगुण देवतुल्य कहा है उसने। और वो कह रहा है कि उसमें किसी भी उसके ऊपर प्रतिबंध नहीं है, जो कहेगा वही कानून है, राजा से ऊपर कोई नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि राजा से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। राज्य में जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है हमने उसको राजा बनाया, इसलिए उसके ऊपर रोक लगाना संभव नहीं है। इसलिए क्या होती है, हम उसकी आलोचना भी करते हैं। जब हम आलोचना करते हैं तो ये कहते हैं कि प्लेटो का शासक तो क्या है, निरंकुश शासक है। अगर हम आलोचना करना चाहिए इस आदर्श राज्य की तो हम कह सकते हैं कि प्लेटो का राज्य तो निरंकुश शासक है। निरंकुश क्यों है, क्योंकि प्लेटो राजा पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाता, राजा के ऊपर किसी प्रकार की रोक नहीं है, राजा जो करना चाहे वो कर सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो प्लेटो का राजा क्या हो जाता है, निरंकुश हो जाता है। और इस निरंकुश होने से जो नागरिक स्वतंत्रताएं व्यक्ति को मिलनी चाहिए, वो नागरिक स्वतंत्रताएं क्या होती है, नहीं मिल पाती। व्यक्ति की नागरिक स्वतंत्रताओं, जिसमें समानता, जिसमें स्वतंत्रता, जिसमें धर्म, जिसमें विचार अभिव्यक्ति, उन स्वतंत्रताओं का क्या होता है, हनन होता है। और जनता के बीच सीधी सी बात है, जब निरंकुश शासक है, किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो ऐसा राज्य होगा जो जनता के प्रति क्या नहीं है, उत्तरदायी नहीं है। जबकि हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में शासन को किसके प्रति उत्तरदायी मानते हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में हम शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी मानते हैं। इसीलिए कहा जाता है लोकतंत्र में कि लोकतंत्र क्या है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विरुद्ध है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का विरोध करता है। इसलिए हम प्लेटो के इस आदर्श राज्य को स्वीकार नहीं कर सकते। और अगर हम वास्तव में देखें तो क्या प्लेटो ने जो आदर्श राजा का सिद्धांत दिया है, जो आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया है, क्या वास्तव में धरातल में ऐसा संभव है कि क्यों संभव नहीं है? यानी ये जिस आदर्श राज्य की बात प्लेटो कर रहा है वो वास्तव में संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? इसलिए संभव नहीं है कि प्रत्येक समाज में सिर्फ 3 ही वर्ग नहीं होते, और 3 वर्गों को जिस आधार पर, जिस शिक्षा व्यवस्था के आधार पर आप बांट रहे हो, तो क्या वो शिक्षा व्यवस्था उचित है? क्या उत्पादक वर्ग को सिर्फ प्राथमिक शिक्षा लेने का अधिकार है? क्या वो उच्च शिक्षा नहीं ले सकता? क्या समाज में और कोई वर्ग नहीं होते? शिक्षक वर्ग नहीं होता, वकील वर्ग नहीं होता, और किसी प्रकार की जो कारीगरी संबंधित है, हाथ के कामों से संबंधित जो मिस्त्री वर्ग हैं, शिल्पकारी हैं, दस्तकारी हैं, क्या वो वर्ग नहीं होते?
बहुत सारे वर्ग होते हैं, 3 ही वर्ग नहीं होते। सिर्फ न्याय के आधार पर ही नहीं चलता। और प्लेटो के इस आदर्श राज्य का सबसे बड़ा अगर हम दोष देखें तो इस राज्य का सबसे बड़ा दोष यह है कि यहाँ प्लेटो क्या करता है, दंड व्यवस्था का किसी प्रकार का कोई बात नहीं कहता कि किसी ने अगर अन्याय किया, राजा की आदेशों का उल्लंघन किया तो उसको किस प्रकार नियंत्रित किया जाएगा, यानी दंड व्यवस्था की बात नहीं कहता। तो इस प्रकार प्लेटो का ये आदर्श राज्य का सिद्धांत था, जिसके कोई बड़ा सिद्धांत नहीं है लेकिन अव्यवहारिक सिद्धांत है, वर्तमान समय के लिए पूर्णतः क्या है, अनुपयुक्त है। तो ये प्लेटो का था हमारा आदर्श राज्य का सिद्धांत है। अब प्लेटो का लास्ट टॉपिक बचा है अपना, और वो है प्लेटो का उप आदर्श राज्य। उसके बाद प्लेटो समाप्त है। प्लेटो का उप आदर्श राज्य, महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब देखो प्लेटो का उप आदर्श राज्य क्या था। प्लेटो ने अपनी जीवन की एक अंतिम पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था लोज। प्लेटो ने अपने जीवन में अंतिम किताब, जब वो मृत्यु का जब उनका साल था 81वें वर्ष में, जब वो 347 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु होती है, उसी साल वो लोज लिखते हैं। लोज उनकी वृद्धावस्था यानी अनुभव की थी, जब वो पूरी तरह से परिपक्व हो गए थे, पूरी संसार के थपेड़े खा लिए थे, उस समय उन्होंने क्या लिखा, एक ग्रंथ लिखा। तो पहली बात तो ये रखना, लोज प्लेटो की अंतिम पुस्तक है। रिपब्लिकन में देखो ध्यान रखना, रिपब्लिकन में वो आदर्श राज्य का सिद्धांत देता है, जो हमने पढ़ लिया आदर्श राज्य का क्या था। लेकिन प्लेटो जब अंतिम समय में जाता है, वृद्धावस्था की ओर जाता है, उस समय प्लेटो के दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि वास्तव में आदर्श राज्य और दार्शनिक शासक, आदर्श राजा जिसको मैं बना रहा हूं, वैसा तो संभव ही नहीं है। क्योंकि हमने देखा था कि वो दियोनुसियस प्रथम को उसने आदर्श शासक बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था। उल्टा उसने तो उसको क्या कर दिया था, एक श्रमिक के रूप में बेच दिया था। उसने कहा कि इस प्रकार का आदर्श शासन संभव नहीं है। तो उसने जवाब, हमने पहले भी कहा था, युवावस्था में जोश होता है और जोश में हम कुछ भी बात कह सकते हैं, मैं ये कर लूंगा, मैं चांद तारे तोड़ दूंगा, मैं वो कर दूंगा तुम्हारे लिए। लेकिन वास्तव में जब हम यथार्थ में जाते हैं, जब वास्तविक जिंदगी में हम जाते हैं, हमें पता है कि चांद तारे नहीं तोड़े जा सकते, ये असंभव बातें हैं। तो प्लेटो को भी ये बातें कब समझ में आती है, जब हमारे अंदर क्या आता है, बुद्धि आती है, सही और गलत सोचने की क्षमता आती है। और ये सही गलत सोचने की क्षमता समय के हिसाब से आती है, परिपक्वता के हिसाब से आती है, ज्ञान के हिसाब से आती है। तो प्लेटो को भी अंत में जाकर ये लगा कि मेरा आदर्श राज्य इस दुनिया में, इस धरातल पर संभव नहीं है। इसलिए फिर उसने अपनी अंतिम किताब लिखी, और इस अंतिम किताब में क्या हुआ, इस अंतिम किताब में उसने एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत का था उप आदर्श राज्य। यानी उसने इस किताब में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि मैंने जिस रिपब्लिकन में आदर्श राज्य और दार्शनिक शासक की बात की है, वो संभव नहीं है। उसकी जगह मैं क्या कर रहा हूं, मेरे विचारों को परिवर्तित कर रहा हूं, और मैं एक उप आदर्श राज्य की, यानी ऐसा आदर्श राज्य होगा। एक चीज याद रखना, अंतिम किताब है और ये प्लेटो की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई है। उनका एक शिष्य था जिसका नाम था फिलिप। प्लेटो का एक कोपान नामक एक राज्य है, उसका उनका एक शिष्य था फिलिप। फिलिप ने लोज को प्लेटो की मृत्यु के बाद प्रकाशित करवाया है। ठीक है, डायनेसिस की जो घटना थी उसके बाद प्लेटो के विचारों में परिवर्तन आता है, और आदर्श राज्य और दार्शनिक शासन की वो क्या करता है, बात छोड़ देता है। इस लोज में क्या कहता है, लोज में वो ये कहता है कि एक नया नगर बसाया जाए, यानी एक नया नगर बसाने की बात करता है एथेंस के बाहर, जिसमें आदर्श नहीं होगा लेकिन उसमें वास्तविकता होगी। यानी कैसा राज्य उस समय चल सकता था, उस चलाने की बात कर रहा है। कि क्या कहता है कि एक नया नगर बसाया जाएगा, और उस नया नगर का जो आधार होगा, कानून नहीं होगा, साम्यवाद नहीं होगा। इस बार वो कह रहा है कि शिक्षा के द्वारा, न्याय के द्वारा, साम्यवाद के द्वारा वो राज्य की निर्माण कर रहा है। ये कह रहा है कि नहीं, किसी भी राज्य को चलाने के लिए
उसका आधार होता है कानून। यानी वो अपने सही सही हैसियत पे, अपनी औकात पे आ जाता है और कहता है कि नहीं, न्याय से कुछ नहीं होगा, साम्यवाद से कुछ नहीं होगा, शिक्षा से कुछ नहीं होगा। राज्य तो किसके आधार पे चलेगा? नियमों से चलेगा, कानूनों से चलेगा, संविधान के प्रावधानों के हिसाब से चलेगा। आप इस कह रहे हो कि साहब ये तो शिक्षा साम्यवाद से जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो इस लॉज के में उसने एक उप आदर्श राज्य की कल्पना की, जिसमें एक नया नगर बसाने की बात करता है, और नया नगर का जो आधार होगा वो क्या होगा? कानून होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्लेटो अपने प्राचीन जो विचार थे उन विचारों में परिवर्तन करता है और अपने उप आदर्श राज्य में, जिस आदर्श राज्य में उसने विवाह और संपत्ति यानी परिवार और स्त्री के साम्यवाद की बात करता है, विवाह नामक संस्था को वो संरक्षक वर्ग के लिए अनुचित बताता है, परिवार वो क्या करता है? संपत्ति रखने से वो क्या करता है? मना करता है। यहां क्या कह रहा है? वो विवाह का पूर्णतः क्या कर रहा है? समर्थन करता है। यानी वो कहता है कि तीनों वर्ग, चाहे वो कोई सा भी वर्ग हो, वो क्या कर सकता है? विवाह कर सकता है अपने इच्छा अनुसार, राज्य का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। यानी प्लेटो की एक बात समझ में आ गई कि परिवार के बिना मनुष्य कुछ नहीं कर पाएगा। अगर हम उसको विवाह से रोक रहे हैं, अगर उसे अपने माँ बाप की पहचान से रोक रहे हैं, अपने संतान की से रोक रहे हैं, तो संभव नहीं होगा। क्योंकि प्लेटो यहाँ एक बात और कहता है और वास्तविकता भी है, जब तक आपके अंदर भावनात्मक लगाव नहीं होगा तब तक आप लोगों का कैसे भला करोगे? आपने दुख देखे ही नहीं, आपके जीवन में कभी कष्ट आया ही नहीं, और आप क्या बनाने लग जाओ? हमारे लिए कानून बनाने लग जाओ। आपको क्या पता जनता को क्या कष्ट है? आज हमारे देशों में, पूरे विश्व में अगर हम देखें कि सरकार की नीतियां हमारे लिए लाभकारी नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि सरकार में जो हमारे मंत्री हैं, जो हमारे बड़े बड़े अफसर हैं, उन्होंने कभी देखे ही नहीं गरीबी क्या होती है। आज हम बात करें, हमारे वर्तमान समय में हमारे किसान भाई 3 कृषि कानूनों को लेकर के क्या कर रहे हैं? एक संघर्ष कर रहे हैं, दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। हमारे कानून मोदी जी ने बनाए, उनकी सरकार के मंत्रियों ने बनाए, नरेंद्र तोमर हमारे कृषि मंत्री जी हैं, IAS अधिकारियों ने बनाए। अरे तुम्हें ये पता नहीं कृषि कब, कौन से मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तुमने ऐसी रूमों में बैठ करके कानून बना दिए और कहते हो कि नहीं ये तो किसानों के हित में है। किसान खुद कह रहा है कि हमारे हित में नहीं है, लेकिन तुम कह रहे हो कि नहीं साहब ये तो किसानों के हित में है। तो यहां मतलब आपने कुछ देखा ही नहीं। तो प्लेटो यहां समझ जाता है कि परिवार के विघटन से, परिवार के साम्यवाद से बात बनने वाली नहीं है, इसलिए वो विवाह नामक संस्था का समर्थन करता है और विवाह के संबंध में कहता है कि कोई भी चाहे व्यक्ति विवाह कर सकता। एक बात। दूसरा, जो संपत्ति का उसने साम्यवाद कहा था कि दार्शनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग क्या नहीं करेगा? संपत्ति नहीं रखेगा, उनके पास कोई वेतन नहीं होगा। प्लेटो कहता कि नहीं, संपत्ति रख सकता है, बस एक शर्त है कि ये संपत्ति राज्य नियंत्रित होगी। यानी कोई व्यक्ति इतनी संपत्ति एकत्रित नहीं करेगा कि आय की बहुत ज्यादा असमानता हो जाए, गरीबी और अमीरी का अंतर बहुत अधिक बढ़ जाए। इस बात के लिए वो थोड़ा जागरूक है, इसलिए राज्य नियंत्रित संपत्ति की क्या करता है? वो बात करता है। ठीक है, अब यहां क्या कर रहा है? समझ में आ गया यहां तक? विवाह और संपत्ति नामक संस्था को वो उप आदर्श राज्य में स्वीकार करता है कि नहीं, ये दोनों तो क्या होने चाहिए? उप आदर्श राज्य में होने ही चाहिए। यहां वो कह रहा है कि स्त्री की शिक्षा और स्त्री अधिकार दोनों की वकालत करता है। हमने पहले ही कहा प्लेटो में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, बहुत सारी हम प्लेटो की आलोचनाएं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज के ऊपर तो हम आकर के ठहरते ही हैं कि प्लेटो ने समानता का अधिकार दिया है। स्त्री और पुरुष के समानता की बात करने वाला प्लेटो हमारे राजनीति विज्ञान का सबसे पहला दार्शनिक है, पहला राजनीतिक विचारक है, जो कहता है कि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान क्या है? बराबर का अधिकार है। स्त्रियां भी शासन में उसी प्रकार भाग ले सकती हैं जिस प्रकार कौन ले सकता है? पुरुष ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लेटो यहां एक बात और कहता है। प्लेटो अपने उप आदर्श राज्य की जनसंख्या निर्धारित करता है। प्लेटो ये कहता है कि मेरे उप आदर्श राज्य की जनसंख्या होगी 5040। यानी वो पूरे देश की जनसंख्या कितनी बता रहा है? 5040। आप कहोगे मात्र 5040?
ये तो हमारे गांव की है भाई। आज है, आज 2020 में आपके गांव की जनसंख्या है। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 2450 साल पहले, जब विश्व की जनसंख्या ही लाखों में थी। पूरे विश्व की जनसंख्या लाखों में थी। जब हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ उस समय हमारी जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी, आज 140 करोड़ हो गई 70 साल के अंदर ही। तो जनसंख्या तो आज बढ़ी है, उस समय की जनसंख्या इतनी थी। प्लेटो ये कह रहा है कि मेरा जो उप आदर्श राज्य होगा उसके अंदर जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 5040 होगी, और इसका आधार जो होगा सप्तकोणीय होगा। यानी 7 सिद्धांत देता है कि किस आधार पे होगा, कि परिवार राज्य में जनसंख्या किस आधार पे बढ़ेगी, तो उसलिए सप्तकोणीय देता है। 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7। एक को अगर करोगे 2 2 तिया 6 6 चौका 24 24 पंजे, इसे मल्टीप्लाई करते जाओ, इनका जो अंत में योग आएगा वो 5040 ही आएगा। यानी वो कह रहा है कि इस प्रकार राज्य के नीचे क्या बनेंगे, जिला बनेंगे, तालुका बनेगी, पंचायतें बनेगी, ग्राम बनेंगे, परिवार बनेंगे। इस प्रकार वो संख्या करता है। तो सप्तकोणीय सिद्धांत प्लेटो क्या कर रहा है, अपने राज्य की जनसंख्या के लिए देता है। वो कह रहा है कि या तो सप्तकोणीय रख लो, अगर सप्तकोणीय नहीं रख सकते तो चतुष्कोणीय रख लो। या तो इन 7 आधारों पर आप अपने राज्य की जनसंख्या का बंटवारा कर दो कि किस किस जगह कितनी जनसंख्या रहेगी, या आप क्या कर दो चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय में कर रहा है 7 × 8 × 9 × 10, और इनका भी योग अंत में कितना आएगा, 5040 ही आएगा। यानी प्लेटो 2 प्रकार की जनसंख्या का विभाजन करता है, या तो सप्तकोणीय कर दो यानी 7 भागों में बांट दो, इस प्रकार मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप इस प्रकार भी नहीं करना चाहते तो 4 भागों में जनसंख्या को बांट दो, और लेकिन जनसंख्या कितनी रहेगी, 5040 ही रहेगी। ठीक है, फिर क्या कहता है, यानी इस बार जो प्लेटो बात करता है, इस बार प्लेटो काम की बातें करता है, सपनों में नहीं रहता। प्लेटो वास्तविकता में आ गया, अब जोश में नहीं है, अब होश में आ गया। अब प्लेटो क्या कह रहा है कि 5000 जनसंख्या होगी, और शासन को चलाने के लिए, प्लेटो ये कह रहा है शासन चलाने के लिए एक क्या होगी, एक साधारण सभा होगी। यानी एक साधारण सभा होगी जो आपस में मिलकर के क्या करेगी, शासन चलाएगी। यानी यहां वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात कर रहा है। प्लेटो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात कर रहा है कि शासन चलाने के लिए एक साधारण सभा होगी, और जितने जो राज्य की जो समस्त जनसंख्या है 5040, वो समस्त जनसंख्या क्या रहेगी, राज्य की साधारण सभा की सदस्य रहेगी। यानी शासन चलाने के लिए पूरी जनता एक जगह बैठ करके अपने लिए क्या बनाएगी, कानून बनाएगी। तो शासन चलाने के लिए एक साधारण सभा होगी, साधारण सभा में 5040 सदस्य होंगी। इन साधारण सभा को क्या करने के लिए, सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति होगी। अब देखो वास्तविकता में बांट रहा है, प्लेटो ये कह रहा है कि साधारण सभा, लेकिन प्लेटो ये कह रहा है कि साधारण सभा में पूरी जनता में राजनीतिक योग्यता नहीं होती। पूरी जनता राज्य का शासन कानून बनाने की विधियों के बारे में जानती नहीं है, पूरी जनता इतनी जागरूक नहीं है कि वो शासन चला सके। तो क्या करें, तो प्लेटो यहां एक बहुत अच्छी बात कर रहा है कि इन 5040 में से ही कुछ व्यक्ति जो पढ़े लिखे हैं, राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, उनमें से 5040 में से एक सलाहकार समिति बनाओ, और इस सलाहकार समिति में कितने सदस्य रखो, इसमें 37 सदस्य रखो। यानी एक सलाहकार समिति की बात करता है कि एक कमेटी बना दो, और उस कमेटी में कितने व्यक्ति होने चाहिए, 37 व्यक्ति होने चाहिए। यानी जिस प्रकार वर्तमान में एक मंत्री परिषद बनती है, एक मंत्री परिषद बहुत बड़ी होती है, उस मंत्री परिषद में से ही हम क्या बनाते हैं, एक कैबिनेट बनाते हैं जो 10-12 लोगों को मिला करके शासन चलाती है। तो प्लेटो यहाँ यही बात कर रहा है कि शासन चलाने के लिए कुल जनसंख्या से एक साधारण सभा बनेगी, साधारण सभा में 5040 सदस्य होंगे, उस साधारण सभा में से ही एक 37 सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी जो क्या करेगी, शासन चलाने के लिए सलाह देगी। उसके लिए क्या करें, फिर ये तो हो गया, फिर कहते जो कानून बनाया जाएगा, कानूनों का पालन करवाने हेतु एक कमेटी और बनेगी जिसका नाम होगा प्रशासनिक कमेटी। एक समिति की बात करता है प्रशासनिक समिति, क्योंकि ये तो सिर्फ क्या कर रही है, कानून बना रही है। 37 सदस्यीय कमेटी तो पूरे राज्य के लिए कानून बना दिया उन्होंने। अब इन कानूनों को लागू भी तो करवाओगे ना आप,
पूरे देश में आपको कानून को लागू करना है। यानी सरकार ने, हमारे मोदी जी ने, हमारे मंत्रिमंडल ने कानून बना दिया, लेकिन इन कानूनों का पालन कौन करवाएगा? मोदी जी और मंत्री जी थोड़ी करवाएंगे, मुख्यमंत्री जी थोड़ी कराएंगे, गहलोत साहब। तो कौन कराएगा? कानूनों का पालन करवाएंगे सरकारी कर्मचारी, जिला कलेक्टर हैं, तहसीलदार हैं, पुलिस वाले हैं, टीचर हैं, और जो भी संस्थाएं हैं सरकार की, वो पालन करवाते हैं। तो ये कह रहा है कि जो कानून बनाए उन कानूनों का पालन करवाने के लिए एक प्रशासनिक, एक एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी बनेगी, और इस एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में कितने सदस्य होंगे? इसमें सदस्य होंगे 360। 5040 लोगों से कानूनों का पालन करवाने के लिए 360 सदस्यों की एक प्रशासनिक कमेटी बनेगी, और वो कानूनों का क्या करवाएगी? क्रियान्वयन करवाएगी। ठीक है, ये जो होगी, ये जितने भी सदस्य चुने जा रहे हैं, इनका जो कार्यकाल होगा, यानी कितने दिन के लिए चुने जाएंगे, तो प्लेटो इनका कार्यकाल भी निश्चित कर रहा है कि ये 20 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। चाहे वो साधारण संप्रदाय के सदस्य हो, चाहे वो सलाहकार समिति के सदस्य हो, चाहे वो प्रशासनिक कमेटी के सदस्य हो, इनका कार्यकाल क्या कर देता है? वो 20 वर्ष निर्धारित कर देता है। एक बात, अब प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की हम बात करें। प्लेटो अपने आदर्श राज्य के लिए 50 वर्षीय शिक्षा व्यवस्था का समर्थन करता था, और वो 3 भागों में उसको बांटता था, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, और फिर वो करता था व्यवहारिक शिक्षा। लेकिन प्लेटो यहाँ पलट जाता है। प्लेटो को पता कि 50 साल की शिक्षा एक बहुत व्यापक और बहुत लंबी शिक्षा है, और आम आदमी साधारणतः वास्तविक जीवन में इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करना किसी के लिए संभव नहीं है कि 50 साल तक पढ़े। अगर 50 साल तक पढ़ेगा तो फिर वो पारिवारिक जीवन का निर्वहन कब करेगा, वो कमाएगा कब, और व्यवस्थाएं कब देगा? तो यहाँ कह रहा है कि नहीं साहब, यहाँ शिक्षा के लिए वो 20 वर्षीय शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। ये कहता है कि 20 वर्ष की शिक्षा व्यवस्था होगी, और ये जो 20 वर्षीय शिक्षा व्यवस्था होगी, ये क्या होगी? सर्वव्यापी होगी। सर्वव्यापी मतलब सभी के लिए होगी। अनिवार्य शिक्षा की बात कर रहा है, स्त्री पुरुष सभी के लिए सर्वव्यापी होगी। साथ ही यह कहता है कि ये राज्य नियंत्रित होगी, यानी कि ये जो शिक्षा 20 वर्ष की शिक्षा की जो व्यवस्था करेगा, 20 वर्षीय शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का काम है। राज्य अनिवार्य शिक्षा देगा, निःशुल्क शिक्षा देगा, किसी भी प्रकार की कोई पैसे नहीं लेगा। साथ ही समस्त स्त्री और पुरुषों को भी क्या करेगा? वो शिक्षा दी जाएगी। यहां वो क्या कर रहा है? इस 20 वर्षीय शिक्षा व्यवस्था को 2 भागों में बांटता है। 20 वर्ष की जो शिक्षा व्यवस्था, पहले वो 50 वर्ष की शिक्षा व्यवस्था को 3 भागों में बांट रहा था। अब प्लेटो 50 वर्ष से आकर के कितने वर्ष में आ जाता है? प्लेटो आ जाता है 20 वर्ष में, और 20 वर्ष की जो शिक्षा पद्धति है उसको भी वो क्या करता है? 2 भागों में बांटता है। पहला प्राथमिक शिक्षा, और इस प्राथमिक शिक्षा जो उसने पहले 7 साल से शुरू की थी, और कब तक जा रहा था? 20 साल तक जा रहा था। यहां आ गया कि बच्चा जन्म से लेकर के 10 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करेगा। यानी जो प्राथमिक शिक्षा पहले 7 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक निर्धारित की थी, उसने उसी शिक्षा को जन्म से लेकर के 10 वर्ष तक क्या कर दिया? निर्धारित कर दिया। दूसरी शिक्षा क्या कहता है? वो माध्यमिक शिक्षा की बात करता है, और वो कहता है कि 11 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक क्या करवाई जाएगी? माध्यमिक शिक्षा दी जाएगी। पहले वो माध्यमिक शिक्षा की बात नहीं कर रहा था, पहले वो प्राथमिक, उच्च और सैद्धांतिक या व्यवहारिक शिक्षा की बात कर रहा था। लेकिन यहां कह दिया कि 10 साल तक तो प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी राज्य के द्वारा, और फिर 11 से 20 वर्ष यानी अगले 10 साल तक उसे माध्यमिक शिक्षा दी जाएगी। यहां याद रखने की बात यह है कि प्लेटो यहां पर उच्च शिक्षा की किसी प्रकार की कोई बात प्लेटो नहीं करता है। प्लेटो उच्च शिक्षा के ऊपर कोई विचार व्यक्त नहीं करता कि उच्च शिक्षा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, किसको दी जाएगी और किसको नहीं दी जाएगी, इस बारे में प्लेटो कोई विचार व्यक्त नहीं करता है। बस वो यही कह रहा है कि शिक्षा व्यवस्था 20 वर्ष की होगी, अनिवार्य शिक्षा होगी, मुफ्त शिक्षा होगी, राज्य के द्वारा नियंत्रित शिक्षा होगी, और 2 भागों में बांटेंगे, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा नामक 2 विषयों में बांटेंगे। हम उसके अंदर किसी प्रकार की उच्च शिक्षा की बात नहीं करता है।
इस प्रकार प्लेटो का एक उप आदर्श राज्य था जो था वो क्या था, वास्तव में एक वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला राज्य था। इस प्रकार प्लेटो का ये उप आदर्श राज्य भी पूरा होता है। उप आदर्श राज्य आदर्श राज्य से पूर्णतया भिन्न है। आदर्श राज्य कल्पनाओं में था, जिसको बारकर ने कहा सौपन लोकीय था, वो तो सपनों में बनाया था किसने, प्लेटो ने। लेकिन उप आदर्श राज्य वास्तविक जीवन के लिए था, धरातल के लिए था, और इसे हम आसानी से लागू भी कर सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या निर्धारित कर दी उसने। शासन व्यवस्था के लिए साधारण सभा बना दी, फिर साधारण सभा में से भी उसने एक सलाहकार समिति बना दी 37 सदस्यों की, फिर 360 सदस्यों की एक प्रशासनिक समिति बना दी। इन सब का कार्यकाल 20 वर्ष निर्धारित कर दिया। इस आदर्श राज्य का जो उप आदर्श राज्य है, इस उप आदर्श राज्य का आधार उसने कानून बनाया कि कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से शासन चलेगा, राजा के ऊपर पूर्णतः निरंकुश रहेगा। क्योंकि यहाँ तो वो राजा की बात ही नहीं कर रहा, वो यहाँ तो किसकी बात कर रहा है, जनता की बात कर रहा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो है वो प्लेटो बात करता है। 20 वर्ष की शिक्षा व्यवस्था देता है, और उस 20 वर्षीय शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या कहता है, 20 वर्षीय शिक्षा व्यवस्था को 2 भागों में बांटता है, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा। राज्य नियंत्रित शिक्षा होगी, सर्वव्यापी होगी और सभी के लिए होगी। इस प्रकार हमारा जो एक पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में हमने प्लेटो जो शुरू किया है, वो प्लेटो को मेरे हिसाब से हमने मोटे मोटे रूप से पूरा कवर कर लिया है, और आशा है कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं तो आप मैसेज कीजिए, या आप किसी भी प्रकार की आपको सहायता की आवश्यकता हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान किया जाएगा। अगले वीडियो में हम अरस्तु, जो हमारा दूसरा राजनीतिक विचारक है, अरस्तु जो हमारे राजनीतिक विज्ञान का जनक भी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।